बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को पढ़ने जा रहे हैं। मैं आपका ट्यूटर मोहम्मद मसूद। लेक्चर नंबर 5 को कंटिन्यू करते हैं। लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करते हैं हम। तो लेक्चर नंबर 5 में हम लोगों ने जो पढ़ना है वो है आउटपुट डिवाइसेस। इससे पहले हमने इनपुट डिवाइसेस को पढ़ा। इससे पहले हमने एएलयू को पढ़ा, सीपीयू के कंपोनेंट्स को पढ़ा। और जिस शख्स ने या जिस स्टूडेंट ने लेक्चर नंबर 5 को ज्वाइन करना है तो ये याद रखें कि पहले जो 4 लेक्चर्स हमारे गुजर गए हैं उनको लाजमी सुने, उनको ज़रूर देखें और उसके बाद लेक्चर नंबर 5 पर आएँ। क्योंकि अगर आप लेक्चर नंबर 5 पे डायरेक्ट आ गए और बाकी 4 लेक्चर नहीं सुने तो फिर आपको लेक्चर नंबर 5 की भी समझ नहीं आएगी। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप लेक्चर नंबर 1, 2, 3 और 4 को लाजमी देखें और उसके बाद लेक्चर नंबर 5 पर आएँ। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो लेक्चर नंबर 5 है उसमें हमने आज पढ़ना है आउटपुट डिवाइसेस को। तो आउटपुट डिवाइसेस में हम बात करते हैं व्हाट इज़ आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस क्या होता है? तो आउटपुट डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस को कहा जाता है जो कि हमारे पास कंप्यूटर जब भी डाटा को प्रोसेस कर लेता है तो प्रोसेस करने के बाद डेफिनेटली उसको किसी इंफॉर्मेशन वे में प्रोसीड करवा कर रिज़ल्ट्स जो है वो हमें देने होते हैं। तो रिज़ल्ट्स को शो करवाने के लिए हमें आउटपुट डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है। अगर हमें रिज़ल्ट्स को शो करवाना है और आउटपुट डिवाइसेस को नहीं इस्तेमाल करते तो कभी हम रिज़ल्ट्स नहीं देख सकते। और एक और बात याद रखिएगा कि हमेशा जिस तरह की इनपुट दी जाती है डिज़ायर्ड आउटपुट आप हासिल करते हैं। डिज़ायर्ड आउटपुट का मतलब ये है कि जिस भी तरह की आपने अगर मिसाल के तौर पर कोई वीडियो प्ले की है तो डेफिनेटली वीडियो को प्ले करने के बाद 2 जगह ऐसी हैं या 2 डिवाइसेस ऐसी हैं जिनको इस्तेमाल किया जाएगा। नंबर 1 में मेरे पास डिवाइस जो है वो डेफिनेटली कोई ग्राफिक पैनल हो सकता है, कोई एलसीडी, कोई एलईडी, कोई मॉनिटर हो सकता है। और सेकंड में मेरे पास जो दूसरी डिवाइस इस्तेमाल होगी वो 7 स्पीकर होगा। तो जब ये दोनों डिवाइसेस मेरे पास होंगी तो फिर ही जाकर मैं वीडियो को प्ले करवा सकता हूँ, अदरवाइज़ मैं वीडियो को प्ले नहीं करवा सकता। तो आउटपुट डिवाइसेस की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो दोज डिवाइसेस विच आर यूज टू गेट रिजल्ट्स फ्रॉम कंप्यूटर सिस्टम। ऐसी डिवाइसेस जो कि कंप्यूटर से रिजल्ट्स को हासिल करने के लिए इस्तेमाल की जा रही उन सारी डिवाइसेस को आउटपुट डिवाइसेस कहा जाता है। ठीक है, आउटपुट डिवाइसेस में हमारे पास मॉनिटर हो सकता है, हमारे पास स्पीकर्स हो सकते हैं। ठीक है, देखें बड़ी सिंपल सी बात है। ऐसी डिवाइसेस जिनसे हम रिज़ल्ट ले रहे हैं वो आउटपुट डिवाइसेस हैं और ऐसी डिवाइसेस जिनसे हम कंप्यूटर सिस्टम को इनपुट कर रहे हैं उनको इनपुट डिवाइसेस कहा जाता है। कुछ डिवाइसेस ऐसे भी होती हैं कि जो दोनों मकसद के लिए इस्तेमाल होती है, इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए। ऐसी डिवाइसेस को हम आईओ डिवाइसेस के नाम से जानते हैं, उनको आईओ डिवाइसेस कहा जाता है। वो दोनों मकसद के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं। आपके कोर्स में शामिल तो नहीं है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, हम फर्दर आगे थोड़ी डिटेल में भी पढ़ लेंगे। लेकिन आईओ डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो इनपुट और आउटपुट दोनों के मकसद के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। एक ही पैनल इस्तेमाल किया जाता है जो इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पे टच स्क्रीन आपके पास एक ऐसा कंपोनेंट है जो इनपुट को एंटर करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और वहीं सेम पैनल से आप रिजल्ट्स भी हासिल करते हैं। मतलब एक ऐसी कॉम्बो डिवाइस है जो दोनों मकसद के लिए इस्तेमाल हो रही है, तो ऐसी डिवाइस को हम आईओ डिवाइस कहते हैं। बहरहाल हम आउटपुट डिवाइसेस पढ़ रहे हैं तो आउटपुट डिवाइसेस में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली डिवाइस मॉनिटर है। आपके घर में जो भी सिस्टम है, आप जो भी कंप्यूटर सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो आपके पास सेल फ़ोन की फॉर्म में है, डेस्कटॉप मॉनिटर और सीपीयू की फॉर्म में है, आपके पास लैपटॉप की फॉर्म में, आप एक बात याद रखिए, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली डिवाइस मॉनिटर है। सेकेंडली हमारे पास जो सबसे ज़्यादा डिवाइस इस्तेमाल होती है वो है स्पीकर्स। ठीक है, स्पीकर्स के बाद जो डिवाइस इस्तेमाल होती है वो है प्रिंटर्स। ठीक है,
और प्रिंटर्स के बाद बाकी डिवाइसेस भी हैं, लाइक मैं बात करता हूँ प्रोजेक्टर्स की। तो प्रोजेक्टर्स हो सकते हैं मेरे पास, और उसके बाद कोई यूएसबी हो सकती है, डाटा को इन और आउट करवाने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। इसको ज़रा हम डिटेल से देखें तो ये देखें, मॉनिटर है, स्पीकर है, प्रिंटर है, प्रोजेक्टर है और स्टोरेज डिवाइसेस। मॉनिटर किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? मॉनिटर बेसिकली आपके विजुअल्स को देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आपके पास जो भी ग्राफिक्स हैं, चाहे वो स्टैटिक ग्राफिक्स हैं चाहे वो मोशन ग्राफिक्स हैं। स्टैटिक ग्राफिक्स ऐसे ग्राफिक्स होते हैं जो पिक्चर की फॉर्म में होते हैं, मोशन ग्राफिक्स वीडियो की फॉर्म में हो सकते हैं। तो ऐसे ग्राफिक्स को देखने के लिए या विजुअल्स आउटपुट को देखने के लिए आप मॉनिटर का इस्तेमाल करते हैं। मॉनिटर हमारे पास जो बेसिक टाइप की अगर बात करूँ तो मेरे पास दो टाइप्स हैं। एक, ये आपकी बुक पे भी यही सेम पिक्चर मौजूद होगी। एक आपके पास है CRT मॉनिटर। CRT स्टैंड्स फॉर कैथोड रे ट्यूब, ठीक है। ये मॉनिटर्स जो हैं वो पहले इस्तेमाल किए जाते थे। अब इनका आप ये कह लें कि रिवाज आहिस्ता 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 ख़त्म होता जा रहा है। फ्लैट स्क्रीन मॉनिटर्स जो हैं, जिनको आप LCD भी बोलते हैं, ये बहुत ज़्यादा इन हो चुकी हैं। इसकी बहुत सी वजूहात हैं। आपके जो कंपैरिजंस हैं CRT और फ्लैट स्क्रीन मॉनिटर के, वो आपकी बुक में भी मेंशन है, आप उनको पढ़ सकते हैं। उसकी बड़ी वजह जो है CRT मॉनिटर को ख़त्म करना और फिर फ्लैट स्क्रीन मॉनिटर्स को मार्केट में इन करने की जो सबसे बड़ी वजह जो है वो नज़र आती है, वो दो बड़ी वजूहात हैं। एक तो ये है कि फ्लैट स्क्रीन मॉनिटर्स जो हैं, जो ये मॉनिटर्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये मॉनिटर्स आपके पास इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा कम कंजम्पशन करते हैं। मतलब इसकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जो है वो बहुत कम है, ठीक है। जबकि CRT मॉनिटर्स आपके पास इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं वॉटेज की बात करूं, तो नॉर्मली अगर मैं वॉटेज की बात करूं तो CRT मॉनिटर 60, 65, 80 वाट के होते हैं, जबकि फ़्लैट स्क्रीन मॉनिटर जो हैं ये तकरीबन 5 से 6 वाट से स्टार्ट होते हैं और 12 से 15 वाट तक फ़्लैट स्क्रीन मॉनिटर्स आपको बाज़ार में मिल जाएंगे। इसके बाद अगर दूसरी जो बड़ी वजह है वो ये है कि CRT मॉनिटर जो है वो जगह ज़्यादा घेरते हैं। इसके लिए डेफिनेटली आपके पास स्पेस होनी चाहिए, आपका स्पेस ज़्यादा ऑक्यूपाई करता है, जबकि फ़्लैट स्क्रीन मॉनिटर जगह कम लेता है, जिसकी वजह से फ़्लैट स्क्रीन मॉनिटर को इस्तेमाल किया जाता है। तो इन डिवाइसेस के बारे में डिटेल से आप बुक से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। और आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं, मैं आपको बुक फॉरवर्ड कर दूंगा, या फिर आप जो है बुक के कंटेंट को पढ़ना चाहें तो ऑनलाइन भी आपको वो बुक मिल सकती है ICAP की वेबसाइट से, तो वहाँ से भी आप बुक ले सकते हैं। उसके बाद है स्पीकर। स्पीकर जो है वो हमारे पास दूसरी बड़ी डिवाइस है जो इस्तेमाल की जाती है। अच्छा, अब मैंने आपको एक बात शुरू में इस लेक्चर के स्टार्ट होने से पहले मैंने आपको बताई थी कि स्पीकर हम जो है जब भी इस्तेमाल करेंगे तो स्पीकर हमारे पास आउटपुट जो देगा वो इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो सिग्नल होगा। मतलब जब भी हमने कोई आवाज़ सुननी है तो उसके लिए स्पीकर का इस्तेमाल करेंगे। स्पीकर को पढ़ने से पहले मैं आपको छोटा सा ये बता दूं कि मॉनिटर आपके पास किस फॉर्म में हो सकते हैं। आपके पास LED की फॉर्म में हो सकते हैं, ठीक है। आपके पास LCD की फॉर्म में हो सकते हैं। आपके पास कोई फ्लैट स्क्रीन्स की फॉर्म में हो सकते हैं। अच्छा, और इसके बाद आपके पास LED जो है वो इन द फॉर्म ऑफ हो सकते हैं पैनल्स की फॉर्म में। VGA पैनल्स की बात कर लेता हूँ, वीडियो, और दूसरे हो। अच्छा, इन दोनों में फ़र्क क्या होता है? मोनोटाइप और स्टीरियो स्पीकर्स के अंदर फ़र्क क्या होता है? मोनोटाइप और स्टीरियो में बेसिक जो डिफरेंस है वो है आपका मोनोटाइप के अंदर जो सराउंडिंग वेव होती है या आवाज़ की गूंज जो होती है, जो इको होती है, वो नहीं होती। इसमें बेसिक वॉइस होती है। जबकि आपके पास जो स्टूडियो है इसके अंदर सराउंडिंग वॉइस शामिल होती है या इक्वलाइज़र इसके अंदर शामिल होता है। मोनोटाइप में ऐसा नहीं होता, जबकि जो स्टूडियो है इसके अंदर ये ऑप्शन मौजूद होता है। तो ये बात स्टूडेंट लाजमी याद रखिएगा।
और इसके बाद स्पीकर, मैंने आपको बताया कि जब आपने आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो या वॉइस सिग्नल लेना है तो आप तब स्पीकर का इस्तेमाल करते हैं। ये भी किसी फॉर्म में हो सकता है, ये आपके पास कोई बेस हैंड फ्री की फॉर्म में हो सकता है, या आपके पास कोई मोनो टाइप स्पीकर या स्टीरियो टाइप स्पीकर्स की फॉर्म में, हेडफोन की फॉर्म में हो सकता है, हैंड फ्री की फॉर्म में भी हो सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रिंटर्स की तरफ, तो प्रिंटर्स की टाइप्स भी हम पढ़ेंगे। तो प्रिंटर क्या करता है, प्रिंटर बेसिकली आपके पास कन्वर्ट करता है सॉफ्ट कॉपी को। तो प्रिंटर का काम क्या है कि आपके पास हार्ड कॉपी जो है वो इन द फॉर्म ले आए सॉफ्ट कॉपी में, सॉरी सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में ले आए। अच्छा, अब सॉफ्ट कॉपी जो है वो हार्ड कॉपी में कन्वर्ट हो जाती है। अब सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी होता क्या है? जो डाटा आपका कंप्यूटर के अंदर मौजूद है, डेफिनेटली जब प्रिंट आउट करेंगे तो प्रिंट आउट करने के लिए या इमेज को प्रिंट आउट किया जा सकता है या टेक्स्ट को प्रिंट आउट किया जा सकता है। कुछ फॉर्म्स ऐसी हैं जिनको प्रिंट आउट नहीं किया जा सकता। मिसाल के तौर पर आप ऑडियो को प्रिंट नहीं कर सकते, आप किसी वीडियो को प्रिंट आउट नहीं कर सकते। तो प्रिंट आउट करने के लिए सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी में डाटा को जो है वो कन्वर्ट किया जाता है। अब जो सॉफ्ट कॉपी डाटा है वो डाटा है जो कंप्यूटर के अंदर मौजूद है, ठीक है। और इसी तरह जो डाटा आपके पास प्रिंटेड फॉर्म में आ जाता है, फिजिकल फॉर्म में आ जाता है, उसको हार्ड कॉपी डाटा कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मेरी कोई तस्वीर, या जैसे ही मैंने फॉर्मेट बनाया है, इसी फॉर्मेट को मैं कंट्रोल पी करके प्रिंट आउट करना शुरू कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं कमांड दे देता हूँ प्रिंट की, प्रिंटर सेलेक्ट कर लेता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद मैं इसकी प्रिंट आउट निकाल लेता हूँ। अब देखिए, जो डाटा अभी इस वक्त आपको नज़र आ रहा है, ये डाटा मौजूद है, ये नज़र आ रहा है, ये डाटा आपके पास इस वक्त इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्ट कॉपी है। और अगर मैं इसी को प्रिंट आउट कर देता हूँ, ठीक है, प्रिंट की कमांड के ज़रिए, तो फिर ये डाटा जो है वो आपके पास आ जाएगा हार्ड फॉर्म में, ठीक है। जो फिज़िकल फॉर्म मतलब आपके हाथ में पेपर आ जाएगा तो वो हार्ड कॉपी डाटा होगा। अच्छा, स्कैनर जो होता है वो इसी के उल्ट होता है। वो क्या करता है कि जो आपके पास हार्ड फॉर्म होती है, जैसे हाथ में आपके पास कोई पेज है या कोई भी फॉर्म है, वो उसको कन्वर्ट करके सॉफ्ट फॉर्म में ले जाता है, ठीक है। हम प्रिंटर की अब टाइप्स पढ़ते हैं। तो प्रिंटर किस लिए इस्तेमाल किया जाता है कि हमारे पास जो कंप्यूटर डाटा मौजूद होता है कंप्यूटर के अंदर, जैसे हमारे पास कोई डाटा ऐसा मौजूद है जो कि ग्राफिकली फॉर्म में हो, या फिर हमारे पास ऐसा डाटा जो कि टेक्स्ट भी फॉर्म में हो, तो ऐसे डाटा को कन्वर्ट करवाने के लिए हम प्रिंटर का इस्तेमाल करते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि प्रिंटर इज़ अ डिवाइस डैट प्रिंट आउट अ पेज ऑन पेपर। प्रिंटिंग कैन बी इन कलर, ब्लैक एंड वाइट वगैरह वगैरह। ये आपके प्रिंटर पे भी डिपेंड करता है। मतलब आप प्रिंट आउट जब करने जा रहे हैं तो प्रिंटिंग जो है वो कलर भी हो सकती है और ब्लैक भी हो सकती है। अगर फ़र्ज़ करें कि फ़र्ज़ करें ये मेरे पास सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी लिखा है और मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, यहाँ से मैं इसको रेड कर लेता हूँ या येलो कर लेता हूँ, चले मैं रेड कर लेता हूँ। तो अगर ये रेड लिखा हुआ है लेकिन मैं प्रिंट आउट एक ब्लैक प्रिंटर से ले रहा हूँ, तो ये फिर ब्लैक ही आएगा प्रिंट। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये रेड कलर का प्रिंट आउट हो। क्यों? मैं प्रिंटर जो है वो इस्तेमाल कर रहा हूँ ब्लैक एंड वाइट। तो अगर मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसको कलर प्रिंट आउट निकाल लूँ या कलर प्रिंट आउट लूँ, तो उसके लिए मुझे कलर प्रिंटर की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो इस बात को याद रखिएगा। और अगर ऐसा हो कि ये सारा इन द फॉर्म ऑफ ब्लैक कलर है और मैं अगर कलर प्रिंटर से निकाल रहा हूँ, तो डेफिनेटली ये ब्लैक कलर है तो ब्लैक ही प्रिंट आउट होगा, दूसरे कलर्स जो है वो प्रिंट आउट नहीं होंगे। ठीक हो गया? अच्छा, इसके बाद हम प्रिंटर जो है मुख्तलिफ़ रेंज में आपके पास मार्केट में मौजूद हैं। मुख्तलिफ़ पर्पज़ के लिहाज से, कोई भी मकसद हो, हर मकसद के लिए अलग-अलग प्रिंटर्स को इस्तेमाल किया जाता है। तो प्रिंटर्स जो हैं उसमें अगर मैं बात करूं कि कौन कौन सी टाइप हैं, तो प्रिंटर में हमारे पास इंकजेट प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स और थर्मल प्रिंटर हैं। मैं यहाँ लिख लेता हूँ इंकजेट प्रिंटर्स, लेज़र प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर
तो हमारे पास ये प्रिंटर्स हैं, इंकजेट प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो जब हम इन प्रिंटर्स का इस्तेमाल करेंगे तो सबसे पहले नंबर 1 पे आता है इंकजेट प्रिंटर। तो इसके अंदर इंक इस्तेमाल होती है लिक्विड इंक, और लेज़र प्रिंटर के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं पाउडर इंक को इस्तेमाल करते हैं। थर्मल के अंदर इंक को इस्तेमाल नहीं किया जाता। और डॉट मैट्रिक्स इन द फॉर्म ऑफ ट्रेसिंग, मतलब आपने देखा होगा छोटे बच्चे जो इस्तेमाल करते हैं ट्रेसर कॉपीज़ इस्तेमाल करते हैं नोटबुक्स, तो उसके अंदर जो है वो डॉटेड फॉर्म में टेक्स्ट लिखे हुए होते हैं, तो वो प्रिंटिंग जो है वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटिंग से होती है। या फिर हम उन पैटर्न्स को फ़ॉन्ट पैटर्न को इस्तेमाल करते हैं, डॉटेड फ़ॉन्ट पैटर्न्स होते हैं उनको इस्तेमाल करते हैं, और नॉर्मल प्रिंटर से प्रिंट आउट कर लेते हैं। तो दोनों आपके पास तरीक़ाकार हैं। तो इंकजेट प्रिंटर की तरफ आते हैं। तो इंकजेट प्रिंटर जब हम बात करते हैं कि लिक्विड इंक है, तो लिक्विड इंक के लिए पेपर भी अच्छा इस्तेमाल करना चाहिए। मतलब आपके पास नॉर्मल पेपर को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते प्रिंट आउट करने के लिए, क्योंकि अगर आप नॉर्मल पेपर को इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली नॉर्मल पेपर को इस्तेमाल करने से प्रॉब्लम ये होगा कि इंक फैल जाएगी। तो आप अगर ये चाहते हैं कि आप की जो इंक है जो पेपर के ऊपर है वो ना फैले, तो उसके लिए डेफिनेटली आपको एक ऐसा ऐसा पेज इस्तेमाल करना पड़ेगा जो हाई क्वालिटी पेज हो। आपने देखा होगा कि जब आप फ़ोटो प्रिंटिंग करते हैं तो फ़ोटो प्रिंटिंग में लिक्विड इस्तेमाल होता है, तो इसलिए हम फ़ोटो पेपर को ही इस्तेमाल करते हैं, नॉर्मल पेपर को इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि उसके ऊपर उसका इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं आएगा। तो इंकजेट प्रिंटर्स जो है वो बाकी प्रिंटर्स की निस्बत जो है वो बड़े लो कॉस्ट होते हैं, सस्ते होते हैं बाकी प्रिंटर्स की निस्बत, ठीक है। लेकिन ये है कि इनके अंदर जो रिज़ल्ट है, जो प्रिंट क्वालिटी है, वो बनिस्बत बाकी प्रिंटर्स के, मैं लेज़र की बात नहीं करूँगा, लेकिन ये है कि बकदरे हाल दूसरे प्रिंटर्स के जो है इसका रिज़ल्ट अच्छा होता है। आपने देखा फ़ोटो प्रिंटिंग जब भी की जाती है वो इंकजेट प्रिंटर से की जाती है। मार्केट में एप्सन प्रिंटर जो है वो सबसे ज़्यादा फ़ोटो प्रिंटिंग के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, इसके बाद हम इसको जो इस्तेमाल है अगर, तो वो बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं है, ठीक है। और मज़े की बात इसमें यह है कि इंकजेट प्रिंटर को वार्म अप टाइम की ज़रूरत नहीं होती, कि ऐसा नहीं है कि इसको हीट अप होना है, क्योंकि इसके अंदर हीटर तो इस्तेमाल होता नहीं। हाँ, फ़ैन ज़रूर इस्तेमाल होते हैं ताकि प्रिंटिंग के बाद अगर तो जो इसका प्रिंट आउट होता है इसको खुश्क किया जा सके, लेकिन लेज़र प्रिंटर की निस्बत ये जो है ये स्लो है, ठीक है। अब अगर इसके डिमेरिट की बात करूं इंकजेट प्रिंटर की, तो इसका जो है एक बड़ा इशू है वो है कॉर्ट्रिज। इसकी इंक कॉर्ट्रिज जो है वो बहुत महंगी होती है, और अगर काफ़ी अर्सा इसको इस्तेमाल ना की जाए तो इसकी इंक जम जाती है, इसके हेड के ऊपर, कॉर्ट्रिजेस के हेड के ऊपर इसकी इंक जम जाती है। तो फिर आपको दोबारा कॉर्ट्रिजेस को साफ़ करना पड़ता है। सब टाइप ये होता है स्क्रैचेस आ जाते हैं, तो फिर जब स्क्रैचेस आ जाते हैं तो फिर जब प्रिंट आउट लेंगे तो उसमें भी आपके पास स्क्रैचेस आना शुरू हो जाते हैं। तो जब कॉर्ट्रिजेस को चेंज करते हैं तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाती है। अच्छा, उसके बाद अब इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, लेकिन इसकी स्पीड स्लो हो जाती है जब आप कॉन्टीन्यूसली प्रिंट आउट कर रहे हैं। मतलब आपको जल्दी जल्दी प्रिंट चाहिए और आपके पास कोई, मैं कहता हूँ कि 50-60 पेजेस हैं, तो फिर ये है कि ये काफ़ी स्लो हो जाएगा। एक प्रिंट होगा, वो खुश्क होगा, देन दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, तो ये फिर थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। अच्छा, एक इसमें एक और प्रॉब्लम है कि थोड़ी सी इंक अगर ब्लीड होगी तो पूरे का पूरा पेपर ख़राब हो जाएगा, मतलब पूरी की पूरी प्रिंटिंग ख़राब हो जाएगी। तो ये इशू भी होता है। सम टाइम ये होता है कि थोड़ी सी इंक जो है वो ब्लीड होगी, तो उसकी वजह से आपका जो कंटेंट होता है वो ब्लर हो जाता है, ठीक है। तो कुछ पेपर्स पे भी ऐसा होता है इफेक्ट कि थोड़ी सी इंक ब्लीड हो जाए तो पेपर पे रिज़ल्ट जो है वो ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। मैं अभी फ़िलहाल बात कर रहा हूँ इंकजेट प्रिंटर की, ठीक है, अभी मैं लेज़र प्रिंटर की बात नहीं कर रहा। तो ये चीज़ बड़ा होता है। अच्छा, उसके बाद एक ये इशू भी होता है कि अगर इस पेपर की प्रिंटिंग के ऊपर पानी गिर जाए तो तब भी प्रिंट ख़राब हो जाए। नॉर्मली दूसरे प्रिंट जो होते हैं उनके ऊपर पानी गिर जाए उसको आप दोबारा खुश्क कर सकते हैं, लेकिन इंकजेट प्रिंटिंग की प्रिंटिंग के ऊपर अगर पानी गिर जाए तो पूरी इंक फैल जाती है, और उसके बाद आपका जो प्रिंट है वो ख़राब हो जाता है, ब्लर हो जाता है, ठीक है। और अच्छा, एक और प्रॉब्लम इसमें बड़ा ये है कि क्योंकि मैंने बताया कि इंकजेट प्रिंटर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इंकजेट प्रिंटिंग के अंदर जब आप हाइलाइटर इस्तेमाल करते हैं
तो हाइलाइटर से इंक जो है, क्योंकि वो हाइलाइटर भी लिक्विड फॉर्म में होता है, तो जब आप हाइलाइटर इस्तेमाल करते हैं तो हाइलाइटर इस्तेमाल करने से जो आपका प्रिंट है वो ब्लर हो जाता है और कलर्स ख़राब हो जाते हैं और वगैरह वगैरह, इस तरह के बड़े इशू आते हैं इसमें। तो ये थे हमारे पास इंकजेट प्रिंटर। और अब हम बात करते हैं लेज़र प्रिंटर्स के ऊपर। अगर आप लोगों ने ये प्रिंटर नहीं देखे तो आप काइंडली जाएं गूगल पर, जाकर सर्च आउट करें इंकजेट प्रिंटर को भी, लेज़र को भी, थर्मल को भी और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को भी। तो आप इनकी पिक्चर्स वगैरह देख सकते हैं, आपको ये नज़र आ जाएंगे। अच्छा, अब लेज़र प्रिंटर की बात करते हो तो लेज़र प्रिंटर की एक सबसे बड़ी ख़ास बात यह है कि जी इस प्रिंटिंग में या इस प्रिंटर के अंदर जो है बड़े मज़े की बात यह है कि इस प्रिंटर की जो रेजोल्यूशन है वो बड़ी अच्छी है यार। ये अगर आपके पास पेपर क्वालिटी बहुत अच्छी भी नहीं है तो तब भी लेज़र प्रिंटर को बड़ी आसानी से इस्तेमाल किया जाता है। ये बड़े फास्ट होते हैं, ठीक है। और इसके बाद लो कॉस्ट होते हैं। मैंने बताया जैसे इंक जेट प्रिंटर को आप काफ़ी अर्से इस्तेमाल ना करें तो इसके हेड पे इंक जम जाती है। लेज़र प्रिंटर में ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेज़र प्रिंटर अगर आप काफ़ी अर्सा ना भी इस्तेमाल करें, क्योंकि इसके अंदर पाउडर इंक इस्तेमाल हो रही है, तो अगर आप काफ़ी अर्सा ना भी इस्तेमाल करें तो कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आप इस प्रिंटर में अगर आप ना भी इस्तेमाल करें तो कोई इशू नहीं है। तो हाई वॉल्यूम प्रिंटिंग के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपने 100 पेजेस निकालने हैं, 150 पेजेस निकालने हैं तो बड़ी आसानी से आप इसको प्रिंट आउट कर सकते हैं। इसके अंदर हीटर लगा होता है, जो ही आप प्रिंट आउट की कमांड देते हैं डाटा जाता है, शेडो फॉर्म बनता है और शेडो फॉर्म बनने के बाद हीटर लगा होता है जो क्या करता है उस पेपर को खुश करता है। लेकिन इसमें वार्म अप टाइम की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है जी, ठीक है। वो फिर जब आप स्टार्ट लेते हैं तो डेफिनेटली जैसे फ़ोटोकॉपियर मशीन होती है उसको वार्म अप होने के लिए थोड़ा टाइम लेना पड़ता है, इसी तरह लेज़र प्रिंटिंग में भी ऐसा ही होता है। अच्छा, अब एक और इशू है कि इंकजेट प्रिंटर की निस्बत लेज़र प्रिंटर थोड़े महंगे होते हैं। अच्छा, लेज़र प्रिंटर भी दोनों फॉर्म में, ब्लैक एंड वाइट भी मिल जाएंगे आपको मार्केट से और कलर भी मिल जाएंगे। इंकजेट प्रिंटर्स भी ऐसे होते हैं कि ये आपको ब्लैक एंड वाइट भी मिल जाएंगे और कलर्स भी मिल जाएंगे। तो इसमें ये होता है कि आपके कलर्स जो है वो बड़े अच्छे बनते हैं लेज़र प्रिंटर में। लेकिन मैं अगर प्रिंट को मतलब थर्मल प्रिंटर के ऊपर मॉइस्चराइजिंग पेपर होता है और उस पेपर के ऊपर प्रिंट आउट किया जा रहा होता है, तो ये एक ऐसे प्रिंटर होता है थर्मल प्रिंटर जो वैक्स बेस्ड पेपर को इस्तेमाल करता है, ठीक हो गया। अच्छा अच्छा, इसके बाद इसके अंदर केमिकल पाउडर केमिकल जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसके अंदर ये होता है कि जो डार्कनेस आ जाती है तो थर्मल प्रिंटिंग इतनी अच्छी नहीं होती। जहाँ से डार्क पोर्शन होता है वहाँ की प्रिंटिंग इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती। अच्छा, उसके बाद हमारे पास इसकी आउटपुट जो है वो बहुत अच्छी होती है और आउटपुट तेज़ भी होती है। अच्छा, इसके बाद हम डॉट मैट्रिक्स की तरफ आ जाते हैं। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स जो हैं वो मैंने आपको बताया कि ऐसे प्रिंटर हैं कि जो अपने प्रिंट पे डॉटेड फॉर्म में रिजल्ट्स जो है वो शो करवा रहे होते हैं, ठीक हो गया। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हमारे पास जो है वो रिजल्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। इसके अंदर जो है क्वालिटी जो है इसकी इतनी अच्छी नहीं होती, ना इतनी अच्छी रेजोल्यूशन होती है, स्पीड भी इसकी इतनी अच्छी नहीं होती। इसके अलावा जो है इसकी क्वालिटी, कलर जो है ना बड़े लिमिटेड से कलर होते हैं। ये नहीं है कि आपको सारे कलर मिल जाएंगे, इसमें बड़े लिमिटेड कलर होते हैं, ठीक है। और हाँ, ये है कि बड़े रिलायबल हैं। जो है लो डाटा प्रिंटिंग, लो कॉस्ट डाटा प्रिंटिंग के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। ज़्यादातर डिपार्टमेंटल स्टोर्स वगैरह के अंदर इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और आपने देखा होगा कार्बन प्रिंटिंग, देखी होगी कार्बन प्रिंटिंग जो है ज़्यादातर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की होती है। अच्छा जी, ये थे हमारे पास प्रिंटर्स के बाद हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है हमारे पास प्रोजेक्टर, मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर। मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर जो है वो आपके कोर्स में इतना डिटेल के साथ नहीं है, लेकिन मैं बस इतना कहूँगा कि मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर्स आपके पास लाइट रेज की फॉर्म में रिजल्ट्स जो है वो प्रोड्यूस करवा रहे होते हैं। तो ये जो प्रोजेक्टर होते हैं मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर, ये रिज़ल्ट्स आपके पास डेफिनेटली वीडियोग्राफिक रे ही होता है। मतलब जो आपके वीडियो फोनेटिक डाटा, वीडियो रेज डाटा जो है वो आपका प्रोजेक्टर से शो करवा रहे होते हैं। इसमें भी कलर प्रोजेक्टर, लाइट प्रोजेक्टर्स वगैरह शामिल हैं।
स्टोरेज डिवाइसेस का टॉपिक है, तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टोरेज डिवाइसेस को बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे। और उसके बाद लेक्चर नंबर 6 में हम स्टोरेज डिवाइसेस को बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। और उसके बाद हम लेक्चर नंबर 7 में सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम को डिटेल से पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और फिर चैप्टर जो लेक्चर 7 है उसके बाद ये आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप कमेंट में मुझसे इजीली पूछ सकते हैं। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और दुआ कीजिएगा मेरे लिए भी और अपने लिए भी कि अल्लाह ताला हमें इस कोरोना की आफत से बचाए। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।